हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का सिलेबस के बारे में। ठीक है, काफ़ी बच्चों की भारी रिक्वायरमेंट थी। क्लास 11th बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे हम लोग कि क्या सिलेबस है। देखो यहाँ पे क्या है कि क्लास 11th और 12th का मिला करके पढ़ना पड़ता है आपको नीट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? नीट के अंदर। तो सबसे पहले बता दें, क्लास अगर नीट को ध्यान देना है, ठीक है, अभी 10th पास आउट हुए हो, बिल्कुल एक फोकस बना लो। ठीक है, अगर नीट देखना है ना, नीट आगे देखना है तो 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रट डालो। ठीक है, नीट यूँ झटके में निकल जाएगा। लेकिन अगर 11th में तुम सो रहे होगे ना और 12th में जाकर के जागोगे कि अब तो मेरे को नीट करना है, वहाँ बहुत लेट हो चुका होगा। ठीक है, उस वक्त पर उस स्थान पर पहुँचने के बाद ना बहुत लेट हो चुका होगा बच्चे तुम लोग का। ठीक है, तो इसलिए क्या, अगर नीट का एक वो है तो अभी से करो। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका सिलेबस देखेंगे। 2022 और 23 का जो नया पैटर्न का सिलेबस है उसको देखेंगे। तो आपको पता है कि बहुत ढेर सारे चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। इसके पहले क्या था, इसके पहले बहुत ढेर सारे चैप्टर हुआ करते थे इसके अंदर, लेकिन अब बहुत ढेर सारे चैप्टर्स को इसके अंदर से हटा दिए गए। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको बता दें कि आप सबसे पहले YouTube पर जो वीडियो देख रहे हैं, यानी कि ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये मैं वाईफाई कनेक्ट करवा लेता हूँ। अभी एक सेकेंड ना, बताता हूँ। इधर क्या करना है, YouTube पे जा कर के आपको प्लेलिस्ट, देखो बता रहा हूँ सभी वीडियो कहाँ मिलेगी। आप लोग YouTube के सर्च बॉक्स पे जाओगे, सर्च करोगे पॉइंट पे, बायोमन पॉइंट पे आप लोग इंटर करोगे। इसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे स्वाइप अप करोगे, ये है कक्षा 11 जीव विज्ञान, शुद्ध हिंदी से लिख रखा है। टच करोगे, 23 वीडियो है। ठीक है, शुरू से लेकर के अंतिम तक इन्हें पूरा देख डालो। ठीक है, जहाँ से छूटा है देख लो। कुछ बच्चों की दुष्टता थी, ठीक है, कुछ बच्चों की नालायकी की वजह से ये क्लासेस बंद की गई थी, नहीं तो आज 11th का सिलेबस पूरा कंप्लीट होता। 2022 वाले जो बच्चे थे ना 11th के, बहुत आगे जाते वो लोग। लेकिन उन लोगों को लग रहा था यार हम बहुत कूल कर रहे हैं, ये वो। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा मेरे अंदर भी एटीट्यूड है, गुस्सा था उस समय। ठीक है, ये वाला देखो, लास्ट का एक बच्चा बहुत प्यारा सा मैसेज करता है, बिल्कुल मतलब वो दिल जीत लेता है, लिटरली बता रहा हूँ। इसके बाद से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने पढ़ाया था संघ हेमी कॉर्डेटा पढ़ाया था। इसके बाद से हम संघ कॉर्डेटा पढ़ाएंगे, कॉर्डेटा के करेक्टर्स पढ़ाएंगे, सब संघ कॉर्डेटा के, फाइलम कॉर्डेटा के कितने आपके सब फाइलम होते हैं। ठीक है, यूरो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, इनके बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम 2022 और 23 का सिलेबस जान लेते हैं, क्या क्या सिलेबस हमारे में आया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देख लो, हमको यहाँ पे 5 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। पहला यूनिट है सजीव जगत की विविधता। क्या है? सजीव जगत की विविधता। इसके अंदर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। क्या है? सजीव जगत की विविधता, इसके अंदर से 7 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? जंतुओं और पादपों की संरचनात्मक संगठन। ठीक है, संघटना। इसके अंदर क्या होता है? 12 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, प्लांट मार्फोलॉजी वगैरह जो पूछा जाता है, पुष्पी पादपों में आकारिकी पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें 12 नंबर का टोटल यहां से पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आओ 3 है कोशिका संरचना और कार्य। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द फंक्शन एंड इट्स फंक्शन एंड इट्स वर्क। ठीक है, 15 नंबर का पूछा जाता है सेल से लेकर के। ठीक है, सेल को लेकर के, सेल डिवीजन को लेकर के, सेल साइकिल को लेकर के पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, पूरा ब्रीफ नॉलेज। ठीक है, इसके बाद आओ पादप कार्यकी। पादप कार्यकी हमारा कितने नंबर का रहेगा? पादप कार्यकी रहेगा हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, पादप कार्यकी। ठीक है, पादप कार्यकी यानी कि प्लांट मार्फोलॉजी, पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉरी मार्फोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आओ ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी के अंदर 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मानव कार्यकी के अंदर 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टोटल अगर इसमें देखा जाए तो टोटल इसमें चैप्टर है 22, और अगर देखा जाए 12th में तो है 16। ठीक है,
6 2 8 1 2 3 38 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं नीट के अंदर, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर, ठीक है, समझ लो। और अगर 11th में तुम बिल्कुल एक वेल फोकस्ड रहेगा ना कि भैया मुझे आगे चल के यही करना है, और फिर ऑप्शन नहीं होने चाहिए कि मैं ये नहीं तो ये कर लूँगा, ये नहीं तो ये कर लूँगा। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आ गए, ठीक है, ये नहीं तो ये, वो नहीं तो ये, तो बेटा गए तुम, फिर तुम्हें उठाने वाला ना कोई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए फोकस एक रास्ते पर होना चाहिए, बस इसी रास्ते पे चलना है और कुछ करना ही नहीं है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपना 100% देंगे, इसी रास्ते पर चलेंगे। एग्जैक्टली चलो अब देखो चैप्टर देखते हैं यहाँ पे। यूनिट फर्स्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं? टोटल 4 चैप्टर है। पहला हमको पढ़ना पड़ेगा सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। पहला है सजीव जगत, फिर है जीव जगत का वर्गीकरण, इसके बाद वनस्पति जगत, इसके बाद जंतु जगत, ठीक है। 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सजीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और जंतु जगत। ये 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और इन 4 चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो वो 7 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर से आता है, ठीक है। कितने नंबर का है क्वेश्चन? इन चारों चैप्टर से मिलाकर के 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये है 11th में नहीं पढ़े तो आगे 12th में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। 12th के जब कंपटीशन में उतरते हो तो और दिक्कत होगी, ठीक है, अगर आप इंट्रेंस वगैरह देते हो किसी चीज़ का तो। इसके बाद देखो यूनिट सेकंड से हमसे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ इसके अंदर 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला है पुष्पी पौधों की शारीरिकी, ठीक है, पुष्पी पौधों की शारीरिकी होता है। सेकंड होता है पुष्पी पौधों की आकारिकी। पहला होता है पुष्पी पौधों की शारीरिकी, दूसरा पुष्पी पौधों की आकारिकी, और तीसरा होता है जंतुओं की संरचनात्मक संगठना, ठीक है, जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। ये क्या है? 7वां चैप्टर है। हम लोग देखो इन तीनों चैप्टर को क्लियर कट कर चुके थे, ठीक है, 3 चैप्टर। चौथा चैप्टर में हम लोगों ने हेमिकॉर्डेटा को आपको पढ़ाया था, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। जंतु जगत के अंदर हेमिकॉर्डेटा पढ़े थे। हेमिकॉर्डेटा के बाद आपको पता है आते हैं कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम होते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, और क्या होता है लास्ट का अपना वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो हम लोग कॉर्डेटा से स्टार्ट करेंगे, कॉर्डेटा से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। पुराने वीडियोस, प्रत्येक बार यही कह रहा हूँ मैं, पुराने वीडियोस कहाँ पर अपलोड है देख लेना। यहाँ पे पुराने वीडियोस, ये चैनल की प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस जाके अपलोड हैं, ठीक है। जाकर के नोट्स बनाना शुरू कर दो, सही तरीके से पढ़ना है तो। अब कोई बकवास सा कमेंट नहीं आना चाहिए, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, नहीं तो सच में गुस्सा बहुत है मेरे पे। सब लोग बोलते भी हैं तेरे पे गुस्सा बहुत है, ठीक है। तो ये वो जंतु की संरचनात्मक संगठना हो गया, ये सीन होगा यहाँ का। यूनिट 3 के अंदर देखा जाए तो 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यूनिट 3 में ज़्यादा नंबर दिलाता है। कितना नंबर दिलाता है? टोटल 15 मार्क्स दिलाता है, 15 नंबर दिलाता है। यूनिट 3 क्या है हमारा? कोशिका संरचना और कार्य के अंतर्गत आता है यूनिट 3। 8वां चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, कोशिका जीवन की इकाई। इसके बाद 9वां आता है जैविक अणु, ठीक है। इसके बाद आएगा कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10, ठीक है। 11th जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मामले में थोड़ा ठीक ठाक चलता है। 12th में जा करके चैप्टर्स कम हो जाते हैं, लेकिन 11th में भर भर के रहता है। इसलिए 11th का मौका ना छोड़ना, नहीं बाद में बहुत रोगे। और एक बात याद रखना, 11th देखो तुम्हें एक ही बार पढ़ना है ज़िंदगी में, 11th एक ही बार पढ़ना है। 11th और 12th तुम्हें एक बार ही पढ़ना है, दोबारा से नहीं पढ़ोगे। इसलिए जितना लगा सकते हो ना, जितना तुम्हारे अंदर दम है ना, उतना लगा दो, ठीक है। नहीं नॉर्मली तरीके से आए थे और नॉर्मली तरीके से चले जाओगे, कोई तुम्हें याद तक नहीं रखेगा। कम से कम 11 12th इतना पढ़ लो कि 12th में जाकर के तुम टॉप कर जाओ। कुछ करो ना करो कोई बात नहीं, टॉप कर जाओ, एक हिस्ट्री में तुम्हारा नाम लिख जाए, ठीक है, हैंड होल्डिंग तुम्हारी छप जाए, पेपर में तुम्हारा नाम आ जाए, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। फोकस बना लो, 11 12th इतना पढ़ेंगे साला 12th में टॉप करेंगे, ठीक है। नहीं तो बस वही सिंपल लाइफ साला 60 70% 80% लेके घूमते रहना इधर उधर,
है ना। कोई भाव तक नहीं देगा। लेकिन अगर टॉप कर गए तो फिर टॉप करने से देखो फायदा क्या है, अगर तुम टॉप करते हो ना, तुम अगर बीएससी करोगे उसके आगे जा करके तो वहाँ पे तुमको 70-80 हज़ार रुपये का साल मिलता है। सोचो इतना रुपए का तुम्हें साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा। सोचो 8 दूनी 16 त्रिक 24, 2.5 लाख रुपए तुमको गवर्नमेंट देगी। इतना रुपया तुम जॉब पाओगे तो कमाओगे। साला 12th में सही तरीके से तुम पढ़ लिए ना तो इतना पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है। एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही 12th पढ़ता था, लेकिन अपन लोग थोड़ा सा पढ़ने में कम वो थे पहले। ठीक है। उस साले ने टॉप कर गया और बाद में जब उसने बीएससी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तब उसका वो जो पैसा वगैरह था ना वो आया था। बहुत बड़ी सी पार्टी दिया था अपने को, है ना। सब लोग, बहुत सब जितने दोस्त लोग थे सब मिल के गए थे उस पार्टी में। जब बाद में पता चला कि यार गवर्नमेंट दे रही पैसा इन लोग को, तो बस फोकस यही बना लो, 11 12 इतना तेज से पढ़ना है, 12th में टॉप करना है, बस हो गया। और कुछ नहीं, बाद का देखा जाएगा। बाद में हम क्या करें क्या ना करें, एक नाम एक ब्रांड बना लो। ठीक है। सिंपली हमेशा यही कहता हूँ यार, अपना नाम अलग होना चाहिए। ठीक है। अगर नाम अलग नहीं है तुम्हारा, ठीक है, लोग तुम्हारे नाम से नहीं जान रहे हैं, तो यार तुम्हारे नाम के तो लाखों इंसान पड़े हैं। ठीक है। बिल्कुल आसानी से आए हो, आसानी से मर के चले जाओगे। कोई जीवन में नाम तक नहीं रहेगा, साला कुछ करके गया है अच्छा सा, कोई याद तक नहीं करेगा। ठीक है। तो कोई ऐसा काम करना चाहिए जो यादगार बनी रहे लोगों को हमेशा। अगर तुम ना रहो ना उस स्थान पर तो लोगों को कमी खलती रहे। ठीक है। जैसे 11th वाले बच्चों की हमेशा कमी खलती रही है 2022 वाले बच्चों में, कि शायद हमको पढ़ा दिए होते। पेपर तक बहुत कमेंट आया है कि भैया अब स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा था मेरे अंदर, मैं नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, लेकिन एक कमेंट दिल छू लिया। ठीक है। तो बस ऐसा बनो ना कि साला एक दिन गायब हो जाओ ना कहीं से, किसी चीज़ को मना कर दो कि आज से मैं ये नहीं करूँगा, मतलब तुम्हारे बिल्कुल वो लग जाए कि अबे नहीं भैया ऐसा मत करो यार, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। ऐसा करो, ऐसा नाम बनाओ अपना। चलो आओ, यूनिट 4 इतना देख लिया, 10 नंबर चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से सबको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसके बाद यूनिट 4 के अंतर्गत आपको 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। ये क्या है, ये पादप कार्यकी है। पादप कार्यकी के अंदर पहला है पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसके बाद है खनिज, न्यूट्रिशन, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पढ़नी पड़ेगी पूरी डिटेल से। ठीक है। इसके बाद आओ रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन कैसे होता है, पौधे सांस कैसे लेते हैं, उनके अंदर क्या फेफड़ा वगैरह पाया जाता है, ये पढ़ना पड़ेगा। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद यूनिट 5 में आ जाओ। यूनिट 5 मानव कार्य की 18 नंबर का ये भी रहेगा बेटा, 18 नंबर का बाबू ये भी रहेगा। ठीक है। 18 का 18 दूना 36, टोटल 36 नंबर का रहेगा। लेकिन कितने हैं, 5 चैप्टर इसमें, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। टोटल 36 नंबर में 12 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर 2 नंबर का रहेगा, है ना। लेकिन पढ़ना खूब डिटेल से यार, सच में बहुत डिटेल है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन देखो ये प्लांट फिजियोलॉजी जो है ना, ये थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी गजब की इंटरेस्टिंग है। ठीक है। इंटरेस्टेड चैप्टर है। 16 नंबर चैप्टर है पाचन एवं अवशोषण। ठीक है। इसके बाद 17 नंबर है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद देखो परिसंचरण एवं देह तरल है, उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन। ठीक है। एक्सक्रीशन यानी कि किडनी के बारे में, हेनले लूप क्या होता है, वॉमिन कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, सब कुछ इसके अंदर। ठीक है। चलन एवं गति, मोमेंटम, मोशन एंड लोकोमोशन के बारे में। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में। इसके बाद आओ तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में, कैसे कोऑर्डिनेट होता है, कैसे पूरी बॉडी फंक्शन करती है, कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है, इम्पल्स कैसे आते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक कैसे जनरेट होता है, कैसे सिग्नल जाते हैं, ये सारी चीज। इसके बाद आओ रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, चैप्टर नंबर 22। यहीं पे आपकी 11th बायोलॉजी खत्म होगी। क्या होगी, यहीं पे आपकी 11th की बायोलॉजी यहीं पे चुपचाप जाकर के बच्चे खत्म हो जाएगी। कहानी खत्म, यहीं तक थी, खत्म आज से। ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं,
हम लोग जंतु जगत पढ़ रहे थे, जंतु जगत को बहुत जल्दी से हम लोग खत्म करके हम लोग उतर आएंगे यूनिट 3 के अंदर। नहीं यार, यूनिट 2 के अंदर आएंगे। पुष्पी पादपों की शारीरिकी पढ़ेंगे, फिर आकारिकी पढ़ेंगे, फिर जंतुओं की संरचनात्मक संगठना पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पूरा खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया, जितना भी मैं समझा सकता था, जितना भी आप लोग को बता सकता था एज अ गाइडर मैंने आपको बता दिया। अब काम करना देखो आपको है, मैं आकर के नहीं काम करूंगा कि सोच लो मैं आकर के काम कर दूं, मैं आपका पेपर लिखाऊं, या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। काम आपको करना है, डायरेक्शन मेरे को देना है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चे कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलो आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।